मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। पिछली चर्चा हम संविधान के भाग 15 निर्वाचन तक कर चुके थे। आज उसके आगे की चर्चा करें। संविधान के भाग 16 में कुछ विशेष वर्गों के लिए उपबंध किया गया है, जिसमें SC, ST, OBC और अभी जैसे कि महिलाओं के आरक्षण के बारे में प्रावधान किया गया है, वह अनुच्छेद 334 में इसको सम्मिलित किया गया है। तो इसका पूरा उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 तक वर्णित है। अनुच्छेद 330 से 342 तक इसमें एंग्लो इंडियंस का भी सम्मिलित था, लेकिन 2021 के बाद एंग्लो इंडियन का नवीनीकरण नहीं किया गया है। इसलिए वर्तमान समय में लोकसभा या अन्य राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों को मनोनीत नहीं किया जा रहा है। तो इन सब के बारे में उल्लेख संविधान के भाग 16 में किया गया है। भाग 17 में, जो कि 4 अध्याय में बटा हुआ है, भाग 17 पहले अध्याय में है 343 और 344 में राजभाषा और संघ की भाषा क्या होगी उसका उल्लेख है। अध्याय 2 345, 46, 47 इसमें प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। इसी प्रकार से भाग 17 के ही अध्याय 3 में 348 और 349वें अनुच्छेद में सर्वोच्च और उच्च न्यायालय की भाषा क्या होगी उसका उल्लेख है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी होगी, ऐसा संविधान में लिखा गया है। इसके अलावा उच्च न्यायालय की भाषा में परिवर्तन किया जा सकता है यदि इसके लिए राष्ट्रपति सहमति दें तो आजकल ये हुआ है कि विशेष करके हिंदी भाषी राज्य जो हैं, इनके उच्च न्यायालयों में बहस भले ही हिंदी में हो राष्ट्रपति की सहमति से, स्वीकृति से, लेकिन निर्णय हमेशा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अंग्रेजी में ही दिए जाएंगे और दिए जाते हैं। भले ही आम जनता उसको समझ न सके, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के सब काम अंग्रेजी में होते हैं। उच्च न्यायालय में भी अनेक राज्यों में अंग्रेजी में ही सब काम होते हैं। पूरे बहसबाजी भी, पूरी चर्चा अंग्रेजी में ही होती है, लेकिन निर्णय तो हमेशा अंग्रेजी में ही दिए जाते हैं। तो इसका प्रावधान संविधान के भाग 17 के तीसरे अध्याय में 348 और 349वें अनुच्छेद में किया गया है, और अध्याय 4 में 350 और 351 अनुच्छेद में विशेष निर्देश इसके बारे में दिया गया है। अब भाग 18, इसमें आपात उपबंध का उल्लेख है, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। इसमें बाह्य आपातकाल, आंतरिक आपातकाल, राज्यों में संवैधानिक संकट, वित्तीय संकट, इन सभी चीजों के बारे में आपात उपबंध में उल्लिखित है। भाग 19 361 से 367 तक प्रकीर्ण उपबंध किए गए। प्रकीर्ण मतलब मिसलेनियस, अन्य प्रकार के प्रावधान, अन्य प्रकार के उपबंध इन अनुच्छेदों में किया गया है। भाग 20 में अनुच्छेद 368 है, और 368 में जैसा आप जानते होंगे कि संविधान में संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 368 में किया गया है। संविधान में संशोधन, जिसके अंतर्गत वर्तमान समय में 100 से भी ज्यादा संशोधन हो चुके हैं, तो ये अनुच्छेद 368 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। भाग 21 369 से 392 ये अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध किए गए हैं। अस्थायी, देखिए शब्दों को जरा ध्यान दीजिए। अस्थायी, संक्रमणकालीन, इसमें सर्वाधिक प्रमुख जो व्यवस्था थी उसको समाप्त किया जा चुका है अनुच्छेद 370 को। अनुच्छेद 370 के बारे में लिखा गया था कि जम्मू कश्मीर के बारे में अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध। अस्थायी मतलब स्थायी नहीं हो सकता, और संक्रमण काल का मतलब होता है एक ऐसी अवस्था जहां पर काम चलाऊ कुछ मैनेज करने के लिए कोई व्यवस्था की गई, उसको संक्रमण काल कहते हैं। जैसे 15 अगस्त 1947 को हमको आजादी मिली और 26 जनवरी 1950 को नया संविधान लागू हुआ, तो 15 अगस्त 1947 से लेकर के 25 जनवरी 1950 तक का जो पीरियड था हमारे लिए संवैधानिक दृष्टि से संक्रमण काल था।
संक्रमण काल था। उसके बाद नई व्यवस्था 26 जनवरी 1950 से लागू हुई तो संक्रमण काल समाप्त हुआ। तो कोई काम जब नए ढंग से शुरू किया जाता है तो काम चलाने के लिए कुछ व्यवस्थाएं की जाती हैं, उसको संक्रमण कालीन व्यवस्था कहते हैं। और हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय में अभी पिछले महीने में बहुत लंबी चौड़ी चर्चा हुई है, बहस हुई है, विभिन्न वकीलों ने अपना तर्क दिया सर्वोच्च न्यायालय में, और सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा। सुनवाई उसकी पूरी हो गई है। बहुत दिनों तक लंबी चर्चा चली थी कि 370 को फिर से वापस किया जाए और 370 का जो निरस्तीकरण है वो पूरी तरह से अवैध है। इस दृष्टि से वहां पर बहस हुई है। और विशेष उपबंध इसी प्रकार से भारत के विभिन्न राज्यों के लिए अनेक प्रकार के विशेष उपबंध किए गए हैं और इसका उल्लेख है 369 से लेकर 392 तक। इसमें से कई अनुच्छेद निरस्त भी किए जा चुके हैं क्योंकि उनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी थी। और फिर भाग 22 यह संविधान का आखिरी भाग है। 22वें भाग में जो कि 393 और 395 में इसका उल्लेख है। संक्षिप्त नाम अनुच्छेद 393 कहता है इस संविधान का नाम भारत का संविधान होगा, ऐसा लिखा गया है। तो ये संक्षिप्त नाम, इसका प्रारंभ मतलब कब से शुरू किया जाएगा। आप जानते होंगे कि कुछ प्रावधानों को, संविधान के कुछ प्रावधानों को 26 नवंबर 1949 जिस दिन संविधान पारित हुआ संविधान सभा से, उसी दिन से ही कुछ प्रावधानों को लागू कर दिया गया और शेष प्रावधानों को 26 जनवरी 1950 से लागू करने की बात कही गई। ये इसका उल्लेख अनुच्छेद 394 में है। और 305 और हिंदी में प्राधिकृत पाठ तथा निरसन, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। 395 अनुच्छेद समाप्त निरस्त किया जा चुका है। ये है भारत के संविधान के 22 भागों, विभिन्न अध्यायों और 1 से लेकर के 395वें अनुच्छेद तक का पूरा विवरण। एक बात ध्यान रखें, संविधान का निर्माण करते समय जो अनुच्छेद उसमें लिखे जाते हैं, उसमें उल्लिखित किए जाते हैं, भले ही इन अनुच्छेदों को निरस्त कर दिया जाए, भले ही संविधान संशोधन के द्वारा इन अनुच्छेदों को, विभिन्न अनुच्छेदों को भले समाप्त कर दिया जाए, निरस्त कर दिया जाए, लेकिन उनका नंबर के रूप में अस्तित्व रहता है। यदि संविधान में जोड़ना हुआ तो उसके अंदर अनेक प्रावधान करके उसको जोड़ा जाता है, लेकिन कभी भी संविधान के अनुच्छेदों को बढ़ाया नहीं जाता। उसका प्रारंभ 1 से होता है, जैसे भारत में संविधान का प्रारंभ अनुच्छेद 1 से हुआ, 395 में खत्म हो गया, लेकिन 396, 97, 98 इस प्रकार से नहीं होगा। एक दूसरी चीज, मान लीजिए बीच में कोई अनुच्छेद निरस्त कर दिया गया, तो नीचे वाला जो अनुच्छेद है वो ऊपर सरक के नहीं जाएगा। मतलब जैसे अनुच्छेद 31 में संपत्ति के मूल अधिकार का उल्लेख किया गया था। ध्यान रखिए, अनुच्छेद 31 में संपत्ति का मूल अधिकार सम्मिलित था। 44वां और दूसरा प्रावधान याद रखिए, अनुच्छेद 52 कहता है भारत का राष्ट्रपति होगा। 31 को ध्यान रखिए, संपत्ति का मूल अधिकार, और अनुच्छेद 52 को ध्यान रखिए, भारत में एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब मान लीजिए जैसे 44वां संशोधन 1978-79 के द्वारा जब संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया, तो सरक करके भारत का संविधान, भारत में राष्ट्रपति जो अनुच्छेद 52 में है वह 51 में नहीं खिसक जाएगा, वह अनुच्छेद 52 में ही यथावत बना रहेगा। तो रीशफलिंग संविधान में नहीं होता। अनेक अनुच्छेद निरस्त कर दिए जाते हैं, लेकिन फर्स्ट और लास्ट वही रहता है। जैसे अमेरिका का संविधान का निर्माण जब हुआ था तो उसमें 7 अनुच्छेद थे, अभी भी 7 अनुच्छेद हैं। संविधान लागू होने के बाद उसमें मौलिक अधिकार जोड़ा गया, लेकिन मौलिक अधिकार को संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ऐसा नहीं कि 8वें और 9वें और 10वें अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार को उल्लेख हो, ऐसा नहीं किया गया। तो संविधान जो एक बार बन जाता है
उसके अनुच्छेद जो निश्चित कर दिए जाते हैं, वे अनुच्छेद यथावत तब तक बने रहते हैं जब तक कि संविधान चल रहा है। इसके अलावा अभी तक 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। इन संशोधनों के द्वारा अनेक अनुच्छेद इसमें जोड़े गए हैं। संविधान में जहां कहीं भी ए बी सी डी क ख ग घ इस प्रकार से आपको उल्लेख मिलता है, इसका मतलब यह हुआ कि वह प्रावधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। और शुद्ध नंबर यदि मिलता है तो आप मानिए कि वह मूल संविधान में सम्मिलित है। तो देखिए कौन कौन से अनुच्छेदों को अभी तक निरस्त किया गया है। उसमें से कुछ अनुच्छेद देख लीजिएगा। अनुच्छेद 2A, मतलब ए है, मतलब बाद में जोड़ा गया था। फिर अनुच्छेद 31 अभी चर्चा हुई, संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 31D, 32A, 131A, 144A, 226A, 228A, 238, 242, 278, 291, 306, 314, 329A, 359A, 362, 370 जम्मू कश्मीर और 379 से 391 तक एक मुश्त निरस्त किया जा चुका है। अनुच्छेद 379 से 391 तक और आखिरी अनुच्छेद 395 भी निरस्त किया जा चुका है। लेकिन फिर भी हम यह कहते हैं कि संविधान में 1 से लेकर के 395 अनुच्छेद हैं, तो 395 ही रहेगा, उसमें वृद्धि नहीं होती। इसे संविधान की भाषा में सही माना जाता है। यह है भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों का संक्षिप्त में टाइटल के रूप में, एक शीर्षक के रूप में इसका विवेचन। अब चलें अनुसूचियों की ओर, शेड्यूल्स की ओर। आप जैसा कि जानते हैं कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। 1951 में, मतलब संविधान लागू होने के 1 साल के अंदर एक नई अनुसूची, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके बाद 1985 में दल बदल के संदर्भ में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और 1993 में 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ करके पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका व्यवस्थाओं का प्रावधान किया गया। तो इस प्रकार से भारत में वर्तमान समय में कुल 12 अनुसूचियां संविधान में हैं। इनको जरा संक्षिप्त में देख लें। अनुसूची नंबर, पहली अनुसूची जिसमें राज्यों का उल्लेख किया गया है और संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। दो प्रकार की इकाइयां हैं भारत में, एक राज्य हैं, दूसरे संघ शासित क्षेत्र हैं। तो इनका उल्लेख अनुसूची 1 में किया गया है। अनुसूची दूसरा जो है, इसमें 5 भाग हैं। इन 5 भागों में जैसे भाग ए में राष्ट्रपति और राज्यपालों के बारे में विशेष उपबंध है कि इनको कितना वेतन मिलेगा, कितना सुविधा मिलेगी, ये तमाम चीजों का उल्लेख है। भाग बी को निरस्त कर दिया गया है। भाग सी में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा सभापति और उपसभापति के बारे में उल्लेख किया गया है। भाग सी में भाग डी में एससी और एचसी, मतलब सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध किया गया है, उनको विशेष सुविधाओं के बारे में। और भाग ई में सीएजी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का के बारे में उपबंध किया गया है। ये हो गया अनुसूची 2। अनुसूची तीसरे अनुसूची में शपथ का प्रारूप है कि आप जानते होंगे भारत में कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि या नियुक्त किया गया सदस्य, नियुक्त किया गया कोई अधिकारी अपने पद की शपथ लेता है। निर्वाचित हो चाहे नियुक्त हो, जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं ये अपने पद की शपथ लेते हैं। तो इनके शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में उल्लिखित है। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री, दोनों सदनों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सभापति, उपसभापति, न्यायाधीश, सीएजी, अटॉर्नी जनरल, इन सब के शपथ का प्रारूप इसमें सम्मिलित किया गया है। जैसे मंत्री
पद और गोपनीयता दो प्रकार के शपथ लेते हैं, तो इन सब का उल्लेख अनुसूची 3 में किया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है कि राज्यसभा राज्यों की प्रतिनिधि सभा है। राज्यों को राज्य विधानसभाएं अपने सदस्यों का निर्वाचन करके राज्यसभा में भेजती हैं। तो राज्य विधानसभाएं कितने सीट कितने स्थानों के लिए निर्वाचन करेगी, इसका उल्लेख मतलब कि सीटों का आवंटन संबंधी पूरा विवरण अनुसूची 4 में किया गया है। अनुसूची 5वें में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। इसमें 4 भाग हैं। भाग ए में साधारण व्यवस्था साधारण प्रावधान है। भाग बी में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। भाग सी में अनुसूचित क्षेत्रों का उल्लेख है और भाग डी में अनुसूची का संशोधन कैसे होगा इसके बारे में उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार से 6वें अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इन नागालैंड वगैरह इन अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में प्रावधान किया गया है कि इनका शासन प्रशासन किस प्रकार से संचालित होगा, राज्यपाल को कौन कौन सी विशेष शक्तियां होंगी, राष्ट्रपति को क्या शक्ति होंगी, इस प्रकार से इसमें अनुसूची 6 में किया गया है। तो अनुसूची 5वें और 6वें में अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान इन दोनों अनुसूचियों में किया गया है। अनुच्छेद 7 में शक्तियों का वितरण किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तीनों की सूची अलग अलग है। सूची 1 संघ सूची, सूची 2 राज्य सूची, सूची 3 समवर्ती सूची। हम कहते हैं ना कि संघ सूची में यह है, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, इस प्रकार से। तो इसका उल्लेख अनुसूची 7 में किया गया है। अनुसूची 8 में भाषाएं उल्लिखित की गई हैं। वर्तमान समय में 22 भाषाओं को राज्य भाषा की मान्यता दी जा चुकी है। इन 22 भाषाओं में शासकीय कार्य संपादित की जा सकते हैं। और 9वीं अनुसूची जो कि 1951 में जोड़ा गया, इसमें प्रावधान है कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यीकरण। एक बात ध्यान रखिए, जब संविधान लागू हुआ तो शासन निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए कटिबद्ध थी, क्योंकि निर्देशक तत्वों को लागू करने से भारत में आर्थिक और सामाजिक न्याय की स्थापना हो रही थी, लेकिन इससे आम नागरिकों के संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन होता था। परिणाम स्वरूप जहां मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, सर्वोच्च न्यायालय बैठा हुआ है, लेकिन निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए सरकार कटिबद्ध है। दोनों के बीच विवाद होने लगे। शासन एक प्रकार की व्यवस्था करता था, सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के वह निरस्त हो जाता था, कुछ परेशानियां होने लगी। तब संविधान में संशोधन करके 9वीं अनुसूची सम्मिलित किया गया और इसमें उन अधिनियम को सम्मिलित किया गया जो राज्य की आर्थिक कल्याण को पुष्ट करते हैं। तो इसमें भूमि सुधार संबंधी जितने भी कानून बने विभिन्न राज्यों के द्वारा, इनकी संख्या 400-500 है, तो विभिन्न राज्यों में जो भूमि सुधार कानून बने, अधिनियम बने, इन सभी अधिनियमों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रख करके इन 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कर दिया गया। ये कहा गया कि जो 9वीं अनुसूचियों में अधिनियम सम्मिलित किए जाएंगे उस पर सर्वोच्च न्यायालय जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगा, मतलब उसको अवैध घोषित नहीं कर सकता। ये 9वीं अनुसूची में किया गया। लेकिन वर्तमान समय में यह व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है। बालकृष्ण जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने कहा कि संपूर्ण संविधान के समस्त प्रावधान जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आते हैं और सर्वोच्च न्यायालय यह देखेगा कि यदि कोई कानून संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध जाता है तो वह कानून हम उसकी समीक्षा करेंगे, उसको अवैध घोषित करेंगे, चाहे वह कहीं भी क्यों न हो। संविधान का मूल ढांचा ऐसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो मान कर चलिए कि अनुसूची 9वें में भी जो कानून अधिनियम आदि सम्मिलित किए गए हैं उसके बारे में भी ऐसा किया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। फिर अनुसूची 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध किया गया है। ये जोड़ा गया है अनुच्छेद, ये जोड़ा गया है
10वीं अनुसूची के अंतर्गत 1985 में। इसके बाद पंचायतों के सक्रिय प्राधिकार उत्तरदायित्व, नगर पालिकाओं के सक्रिय प्राधिकार उत्तरदायित्व, इन दोनों को अनुसूची 11वीं और 12वीं में 1993 में जोड़ा गया है। यह है भारत के संविधान में उल्लिखित अनुसूचियों का विवरण। इसी के साथ भारतीय राज्य व्यवस्था पर हमारी चर्चा समाप्त होती है। यदि और कोई विषय ऐसा कुछ आएगा तो इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल भारतीय राज्य व्यवस्था पर समस्त चर्चा, जो कि 100 से ज़्यादा वीडियोस के द्वारा संपादित की जा चुकी है, आज हम इस पर पूर्ण विराम करते हैं। आपको धन्यवाद, सहयोग के लिए पुनः धन्यवाद।